दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा विस्तार से आज बताने वाला हूं कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को गोली क्यों मारा गया और साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा होगा कि अगर उनको कुछ हो जाता, बाय चांस उनकी डेथ हो जाती, तो उस कारण से पूरे यूरोप का माहौल कितना ख़राब हो सकता था। क्या तीसरा विश्व युद्ध की तरफ एक वो और कदम हो सकता था? इस पर पूरा विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों घटना है 15 मई 2024 का, यानी आज से कुछ दिन पहले एक प्रधानमंत्री को गोली मार दिया जाता है, और वो भी कब? जब वो लोगों से मिल रहे होते हैं। पूरा विस्तार से चलिए चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप मैप को देख लें कि यूरोप का अभी मैप क्या है। ये जो स्लोवाकिया नामक देश है, ये यूरोप के मध्य भाग में इसका लोकेशन है और इसका बॉर्डर यूक्रेन के साथ भी साझा होता है। स्लोवाकिया की अगर बात किया जाए तो इसके दक्षिण भाग में हंगरी है और इसके ऊपर पोलैंड, बेलारूस आदि जो देश है वो स्थित है। दोस्तों अगर स्लोवाकिया की बात किया जाए तो स्लोवाकिया एक देश के रूप में सामने आया था 1993 में। यहाँ जो आपको एक और देश दिख रहा है, चेक गणराज्य, पहले चेक गणराज्य और स्लोवाकिया एक ही साथ एग्जिस्ट करते थे, जिसका नाम हुआ करता था चेकोस्लोवाकिया। लेकिन वहाँ पर वेलवेट रेवोल्यूशन हुआ 1989 में, जिसका शुरुआत हुआ, और उसके बाद चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया दो अलग अलग देश सामने आ जाते हैं। ये तो एक बहुत ही बुनियादी बात है दोस्तों। चूंकि कहानी को पूरा विस्तार से समझना जरूरी है। 1989 वो दौर था जब कम्युनिस्ट धारा दुनिया से कहीं ना कहीं धाराशायी हो रहा था। यूएसएसआर का पतन भी उसी दौर में शुरू हुआ। साथ ही साथ अगर आप स्लोवाकिया के नीचे का लोकेशन को आप अगर देखेंगे, जैसे कि सर्बिया हो गया, बोस्निया हर्जगोविना हो गया, तो ये जो रीजन था, जैसे कि क्रोएशिया भी इसमें शामिल है, यहाँ कुल 6 देश है। इन देशों का अस्तित्व 1991 में सामने आता है। उसके पहले ये यूगोस्लाविया हुआ करता था। यहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था। चेकोस्लोवाकिया में भी कुछ ऐसा ही था। यूएसएसआर भी लगभग उसी दौर में टूटना शुरू हुआ, वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल हुआ करता था, यानी कम्युनिस्ट रशिया था वो। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण भी इसी दौर में शुरू हुआ। तो वो जो दौर था 1989 का, वहाँ से वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हुआ। अब इसके बारे में अब ये सब बताने के पीछे कारण क्या है? देखिए, किसी भी कहानी को, किसी भी मैटर को अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा बैक में जाकर समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जब 2023 में रॉबर्ट फिको तीसरी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद अमेरिकी मीडिया ने इनके बारे में काफ़ी नेगेटिव बातें की थी रॉबर्ट फिको के बारे में, कि पुतिन का दोस्त फिर से स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री बन गया। दोस्तों अगर किसी भी मैटर को अमेरिकी मीडिया के द्वारा इस तरह से उठाया जाता है तो वो मैटर कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्लोवाकिया के पीएम है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। अभी थोड़ा देर पहले जो ये बेसिक बात मैंने आपको बताया कि 1989 में यहाँ पर क्या हुआ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी टूट फूट हुआ, तो यहाँ पर 2 ही मुख्य वजह था। एक था यूएसएसआर और एक तरफ था अमेरिका। दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसी का ये नतीजा था। अभी आपको यहाँ आप ऐसे समझे कि कौन कौन से देश रशिया के सपोर्ट में है इस रीजन में। तो एक तो स्लोवाकिया हो गया, इसके अलावा हंगरी भी रशिया के सपोर्ट में ही है। जो सर्बिया है, सर्बिया भी रशिया के सपोर्ट में ही है। तो ये जो रीजन है, यहाँ पर स्लाव जाति के भी लोग हैं। अब जैसे कि ये समझे कि जो स्लोवाकिया का कैपिटल है ब्रातिस्लाव, तो वो स्लाव से जुड़ा हुआ है। स्लाव जाति के जो लोग हैं वो रशियन मूल के माने जाते हैं। तो इस क्षेत्र में रशिया का सपोर्ट अच्छा खासा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और जो कहानी मैंने आपको बताया, तो उससे आपको ये समझना है कि 1989 में इस रीजन को तोड़वाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था, और अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया था ताकि यूएसएसआर का जो पकड़ है, जो प्रभाव है पूरी दुनिया से, वो कम हो जाए और इस रीजन से भी यूएसएसआर का प्रभाव कम हो जाए। लेकिन इस रीजन में आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो रशिया है, जो एक ज़माने में यूएसएसआर था, इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। आप इस बात को ऐसे भी समझें कि जो स्लोवाकिया है वो नाटो का भी मेंबर है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अमेरिका के द्वारा लीड किया जाता है। स्लोवाकिया नाटो का भी मेंबर है, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है। उसके बावजूद भी वो रशिया के साथ खड़ा रहता है। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे ये कहा था कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री की अगर हत्या हो जाती तब जो हालात है यूरोप में वो खराब हो सकते थे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप इस मैप को देखें। ये 90 साल पुराना यूरोप का मैप है। ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये है ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर।
उस समय यहाँ के प्रिंस हुआ करते थे आर्कड्यूक फ्रेज फर्डिनेंड। वो अपनी पत्नी के साथ बोस्निया हर्जेगोविना के शहर सेराजेवो में घूमने के लिए गए थे। देखिए, वर्तमान समय का जो देश है बोस्निया हर्जेगोविना और उसका जो कैपिटल है सराजेवो, वो उस वक्त यानी कि 1914 की बात करें, यानी आज से 90 साल पहले, वो ऑस्ट्रिया हंगेरियन साम्राज्य का हिस्सा था। उनकी हत्या कर दिया जाता है 28 जून 1914 को, जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो जाता है। और अगर आप इस लोकेशन को देखेंगे स्लोवाकिया को, तो ये बोस्निया हर्जेगोविना के आसपास का ही लोकेशन है। दोस्तों, ये जो लोकेशन दिख रहा है पूरा का पूरा, इसको यूरोप में इतिहासकारों के द्वारा बारूद का ढेर कहा जाता है। और बारूद के ढेर में अगर एक चिंगारी भी फेंक दिया जाए तो उससे क्या होगा, उससे एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। और ऐसा विस्फोट 90 साल पहले भी हुआ था। दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि इस रीजन में अगर किसी बड़े नेता की हत्या हो जाती है तो माहौल कितना ज़्यादा खराब हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ के जो देश हैं, यानी यूरोप के इस क्षेत्र के जो देश हैं, वो रशिया और अमेरिका के गुटबंदी में कहीं ना कहीं बटे हुए हैं। दोस्तों, चलिए इसके बाद रॉबर्ट फीको की लोकप्रियता के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। रॉबर्ट फीको 2023 में तीसरी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने, तो इससे पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता किस हद तक थी। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको यह बताया था कि 1993 में स्लोवाकिया एक स्वतंत्र देश बना। अब 1993 के पहले अगर बात किया जाए, जो देश था वो था चेकोस्लोवाकिया। वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। कम्युनिस्ट पार्टी आगे भी रहा जब स्लोवाकिया एक नया देश बना, एक अलग देश बना। जो रॉबर्ट फीको हैं वो शुरुआत में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे। 1990 के दशक के अंतिम दौर में वो एक अलग पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है SMER। उसके बाद उनका एक नया पॉलिटिकल कैरियर शुरू हो जाता है। 2006 से 2010 तक वो पहली बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 2012 से 2018 उनका कार्यकाल रहा और 2023 में वो तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जब से स्लोवाकिया एक अलग देश बना है 1993 से, यानी अभी तक कुल अगर समय देखा जाए तो 31 वर्ष हो चुका है। तो इन पिछले 31 वर्षों में सबसे लंबा कार्यकाल रॉबर्ट फीको का ही रहा है एज ए PM। तो आप समझ सकते हैं इनकी लोकप्रियता ठीक ठाक रही है। दोस्तों, चलिए अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक व्यक्ति के द्वारा इनकी हत्या करने का प्रयास क्यों किया गया। उसके पहले आप ये समझें कि रॉबर्ट फीको का विचारधारा क्या है। देखिए, अगर रॉबर्ट फीको की बात करें तो ये बड़े बड़े मंचों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले की ये घटना आपको याद होगा जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था बच्चा चोरी के मामले में। वैसे तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका के बाद जो नंबर 2 देश है मोस्ट पावरफुल वो रशिया ही है। लेकिन उसके बावजूद भी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको ने उस समय कहा था कि व्लादिमीर पुतिन जी का हमारे देश में स्वागत है अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी होता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। दोस्तों, ये मैप है यूक्रेन का। आप सोचते होंगे कि यूक्रेन में जो पश्चिमी हथियार है वो आखिर कैसे पहुंचते होंगे, इंग्लैंड के, अमेरिका के हथियार। तो देखिए, जो मैक्सिमम हथियार है वो पोलैंड के रास्ते ही आता है, ज़मीनी जो रास्ता है वहाँ से। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर विमान से जो हथियार है वो क्यों नहीं आता है। तो रशिया का साफ कहना है कि अगर यूक्रेन में अगर कोई देश विमान से हथियार आदि पहुंचाता है तो वैसे विमानों को हमारे मिसाइल के द्वारा टारगेट किया जाएगा। इसी वजह से जो पश्चिमी देश है वो मैक्सिमम हथियार पोलैंड के रास्ते ही सप्लाई करते हैं। पश्चिमी देशों का ये भी एक विचार रहा है कि स्लोवाकिया और हंगरी के रास्ते को भी अपनाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं स्लोवाकिया और हंगरी यूक्रेन के आस पास है। लेकिन स्लोवाकिया के साथ साथ हंगरी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारे देश का प्रयोग, हमारे देश के ज़मीन का प्रयोग यूक्रेन तक हथियारों को पहुंचाने के लिए नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्लोवाकिया भले ही नाटो का मेंबर है लेकिन फिर भी वो यूक्रेन के काफ़ी अगेंस्ट रहा है। इसके अलावा रॉबर्ट फीको का ये भी विचार है कि पश्चिमी देश किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से यूक्रेन को हथियार न पहुँचाएँ। दोस्तों, अगर रूस यूक्रेन वार के बारे में रॉबर्ट फीको की विचारधारा की बात किया जाए तो इनका विचार ये है कि 800 दिनों से भी ज़्यादा लंबे समय से चल रहा ये युद्ध तभी समाप्त होगा जब यूक्रेन अपना ज़मीन का एक टुकड़ा रशिया को दे दे। उनके इस बयान के बाद यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देशों के द्वारा इनकी खिंचाई भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो बयान है रूसी राष्ट्रपति और रशिया के प्रति काफ़ी मुखर रहा है। अगर मुस्लिम को लेकर इनके विचार को देखा जाए तो 2016 में इन्होंने एक ऑफिशियली बयान दिया था कि हमारे देश स्लोवाकिया में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं
इनके विरोध में बयान भी देते हैं। अगर बात करें शरणार्थियों का, माइग्रेंट का, तो इनका ये विचार है कि हमारे देश में माइग्रेंट्स के लिए, शरणार्थियों के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, अगर अभी आप देखिएगा यूक्रेन में जहां युद्ध का माहौल है, तो वहां से भी शरणार्थी दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में भी माहौल ख़राब है, गाज़ा पट्टी में भी जो माहौल है काफ़ी ख़राब है। इसके अलावा अफ्रीका के कई देशों में सिविल वार भी चल रहा है। तो वहाँ से जो शरणार्थी हैं इन क्षेत्रों से जहाँ पर युद्ध चल रहा है, वो यूरोप के कई देशों में जाते भी हैं। लेकिन स्लोवाकिया ने बोल दिया है कि हमारे देश में शरणार्थियों के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, रॉबर्ट फिको की विचारधारा को मैंने काफ़ी विस्तार से आपको बताया। रॉबर्ट फिको की विचारधारा को बताने के पीछे मेरा मकसद यही है कि आप समझ सके कि रॉबर्ट फिको का व्यक्तित्व आखिरकार किस तरीके का है। क्योंकि इनके खिलाफ हत्या की साजिश किया जाता है, इनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है, तो आपको ये समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इनका विचार क्या है। अब चलिए बात करते हैं उस व्यक्ति के बारे में। उस व्यक्ति का नाम है जुराज सिंटेला। वो पेशे से कवि है, 71 वर्षीय है और जिसने हत्या का प्रयास किया था। 4 गोलियां चला दी थी। हालांकि जो गोली है वो पेट में लगा और ज्वाइंट्स में लगा। और अभी की अगर बात किया जाए तो रॉबर्ट फिको काफ़ी स्वास्थ्य लाभ हासिल कर रहे हैं। वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बाहर आ चुके हैं। इस व्यक्ति जुराज सिंटोला की बात किया जाए तो ये एक ऑनलाइन मूवमेंट भी चलाता है और उस मूवमेंट का नाम है मूवमेंट अगेंस्ट वायलेंस। ये तो चलाता है ऑनलाइन मूवमेंट अगेंस्ट वायलेंस, लेकिन इसके द्वारा खुद ही वायलेंस किया जाता है। जुराज सिंटोला के पुत्र से जब पूछा गया कि आपके पिता ने ऐसा क्यों किया, तो उसके पुत्र ने ये कहा कि ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि मेरे पिता के द्वारा ऐसा क्यों किया गया, लेकिन उसके पुत्र ने ये बताया कि हमारे पिता रॉबर्ट फिको की नीतियों से काफ़ी नाखुश थे। दोस्तों, सोचने वाली बात है, किसी देश में एक व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री की, अपने सरकार की नीतियों से अगर असहमत है, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो व्यक्ति हिंसा का सहारा लेगा, वो व्यक्ति अपने प्रधानमंत्री को ही शूट करने का प्रयास करेगा या उन पर गोली चला देगा। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो एक असभ्य समाज की निशानी है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात ये भी है कि जुराज सिंटोला ने बस असहमति के आधार पर गोलियां चला दी अपने ही प्रधानमंत्री के ऊपर, या इस घटना के पीछे, पर्दे के पीछे कोई और भी है। क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने आपको विचारधारा बताया रॉबर्ट फिको का। उनका दुश्मनी यूक्रेन से भी कहीं ना कहीं है, अमेरिका से भी है। वो भले ही नाटो के मेंबर है, लेकिन फिर भी अमेरिका और स्लोवाकिया में जो संबंध है वो ठीक ठाक नहीं है। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों से भी स्लोवाकिया के संबंध ठीक नहीं है। इसके अलावा कई मुस्लिम देशों से भी स्लोवाकिया के संबंध ठीक नहीं है। तो इसके पीछे हो सकता है कि किसी बाहरी शक्ति का भी हाथ हो। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने कंप्लीट एनालिसिस करने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।